क्वेश्चन बना रहा हूँ, है ना, फिर उसके बाद अपन सेशन स्टार्ट करेंगे अपना। सबसे पहले बताओ, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है ना। ऑप्शन सुनना आप। सबसे पहला ऑप्शन है आपका ताइवान, है ना, ऑप्शन दूसरा है आपका मेक्सिको, तीसरा ऑप्शन है आपका इटली, और चौथा ऑप्शन है आपका यूएई। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? इटली हो जाएगा, क्योंकि इटली तो ऊपर आ गया कर्क रेखा से बहुत ज्यादा, है ना। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से होकर तीनों रेखाएं गुजरती है? कर्क, मकर और अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती। क्लियर है? ऐसी कौन सी रेखा है जो एशिया महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती? मकर रेखा नहीं गुजरती है, कितने नीचे से होकर जा रही मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका तो नहीं गुजरती। क्लियर है? अब कल वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, ऐसे समझो, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये अपना क्या हो गया? सन हो गया। आवाज कम कर लो उसकी। तो ये अपना क्या हो गया? सूर्य हो गया, है ना। ये अपना कैसे हो गया? अर्थ हो गया। अर्थ का जो है, कौन से मार्ग में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कर? तो ये क्या हो गई? पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा को 4 स्थितियां पड़ी थी। कौन कौन सी स्थिति पड़ी थी? सबसे पहले देखो कौन सी, 21 मार्च वाली स्थिति ये हो गई अपनी। क्लियर है ना। उसके बाद अपनी ये वाली स्थिति हो गई कौन सी? 21 जून वाली स्थिति हो गई। क्लियर है? 21 जून वाली पृथ्वी कैसी, कितने डिग्री झुकी हुई अपने अक्ष पर? 23.5 डिग्री झुकी हुई। इसको भी 23.5 डिग्री झुका देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे याद रखना आप कौन सी तारीख याद करोगे? 23 सितंबर। कितने याद रखोगे? 23 सितंबर याद रखोगे। और यहाँ पे कौन सी डेट याद रखोगे आप? बच कौन सी रही अब? 22 दिसंबर। तो ये कौन सी अपनी 21 मार्च। ये कौन सी हो जाएगी? 21 जून हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? क्या कितनी? और ये 22 दिसंबर। इतना क्लियर है कि नहीं? अब ये पूरी डेट पे जो चारों ओर परिक्रमा कर रही। क्लियर है? अब सूर्य 21 मार्च को किसके ऊपर सीधा चमकेगा? विषुवत रेखा के ऊपर सीधा चमकेगा। ये यहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही नहीं पड़ रही? पड़ रही है। तो कितनी तारीख को सीधा चमक रहा है? 21 मार्च को सीधा चमक रहा है। किसके ऊपर लाइट पड़ रही? विषुवत रेखा के ऊपर पड़ रही। विषुवत रेखा पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती, तो दोनों गोलार्धों में बराबर लाइट प्राप्त हुई कि नहीं होगी? होगी। तो इस वाली स्थिति पे क्या होते? दोनों गोलार्धों में क्या होंगे? दिन रात बराबर होंगे। ठीक है, दिन रात कैसे होंगे? बराबर होंगे। इतना क्लियर है कैसे हुए दिन रात बराबर? ये तो क्लियर है ना। अब देखो, अब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा होगा, 3-3 दिन की गैप मारोगे तो कैसे समझ में आएगा? सारे कॉन्सेप्ट तो अपने पहले ही छूट गए, है ना। अब देखो, ये 21 जून की तारीख हो गई अपनी। 21 जून को सूर्य की किस रेखा पड़ रहा है? कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा। ये तो क्लियर था ना, कल वाले लेक्चर थे। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा है। कर्क रेखा किस गोलार्ध से गुजरती? उत्तरी गोलार्ध से गुजरती। तो उत्तरी जो गोलार्ध है अपना, उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ग्रीष्म काल होगा। इस समय क्या होगा? ग्रीष्म काल होगा। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ईमानदारी से बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा अपना? कौन सी ऋतु होगी? शीत का ऋतु भी नाम ही क्लियर नहीं अभी तो। शीत ऋतु होगी। कौन सी? शीत ऋतु होगी। क्लियर है? 23 सितंबर है। वापस सूर्य किस पे आ गया? विषुवत रेखा पे आ गया। बराबर टेम्परेचर, दोनों जगह सनलाइट उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बराबर पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो वापस कब दिन रात कैसे होंगे? अभी बराबर होंगे। दोनों गोलार्धों में दिन रात कैसे होता है? बराबर होते हैं। क्लियर है? और फिर ये कौन सी डेट आ गई? 22 दिसंबर। सूर्य कब चमक रहा? मकर रेखा पे सीधा चमक रहा। तो अपने यहाँ उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? शीत ऋतु होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। क्लियर है? वही लिखना, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? शीत ऋतु, है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा आपका?
ग्रीष्म काल होगा। क्लियर? ये ऋतु क्लियर है कि नहीं है? कैसे क्या ऋतु परिवर्तन हो रहा, आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना? 22 दिसंबर को किस पे चमक रहा है? मकर रेखा पे। तो अब मकर रेखा अपने जैसे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो आप देखो दिसंबर में ठंड पड़ती कि नहीं पड़ती? क्यों पड़ती है? क्योंकि मकर रेखा सीधा चमक रहा। मकर रेखा से अपने इंडिया की डिस्टेंस कितनी ज्यादा हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। तो अपना टेम्परेचर कम आएगा, तो वैसे क्या पड़ेगी? ठंड पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ये क्लियर हो गया। फिर देखो दिसंबर के बाद धीरे धीरे क्या होगा? ठंड, जैसे मकर संक्रांति देखी थी अपनों ने, कब देखी थी? कितने तारीख को मनाते हैं अपन मकर संक्रांति? 14 जनवरी को मनाते। और ये तो मकर रेखा पे सीधा 22 दिसंबर को चमक रहा। तो ये डिफरेंस क्यों आया बेसिक? कल समझा था इसके बारे में। क्योंकि हमारे यहाँ जो कैलेंडर किसके आधारित, जो पंचांग रहते हैं चंद्रमा पे आधारित है, इसलिए जो 14 जनवरी को मनाते हैं। बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि जो है मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होना स्टार्ट हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि सूर्य वापस किस हो रहा है? दक्षिणायन होने लग गया ना। उत्तरायण मतलब कर्क रेखा की ओर जाना विषुवत रेखा से। क्लियर है? और दक्षिणायन मतलब वापस, हाँ बिल्कुल सर, मकर रेखा की ओर जाना। क्लियर है? तो 21 मार्च को धीरे धीरे कहाँ चमकेगा वापस? यहां तक ठीक है मामला। क्लियर है? टेम्परेचर अब धीरे धीरे अपने यहाँ बढ़ना स्टार्ट हो गया। 21 मार्च के आसपास जो है अपने यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता नहीं बढ़ जाता? आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में किस माह में सर्वाधिक तापांतर होता है? तापांतर क्लियर है? तापांतर क्या होता है? क्या होता है तापांतर? तापांतर होता है, हाँ, दिन में गर्मी और, ठीक है, सौरमंडल पड़ा है, किस ग्रह पे तापांतर सर्वाधिक होता है? बुध पे होता है ना। ये क्लियर है? तो किस माह में तापांतर ज्यादा होगा भारत? मार्च में। भारत में बुध में ज्यादा होगा, है ना? है ना? किस मार्च में होगा? गर्मी ज्यादा पड़ती जून में। तापांतर कब ज्यादा होगा? मार्च में होगा। ये याद रखना। क्योंकि एक तो ठंड से अपन कहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं? गर्मी की ओर कन्वर्ट हो रहे नहीं हो रहे? जा रहे नहीं जा रहे? क्योंकि सूर्य जा रहा है तो अपन भी जा रहे हैं, है ना? ये ठीक है। अब ये कौन सी 21 जून की डेट हो गई। अब सूर्य कहाँ सीधा चमक रहा? कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? 8वें के नाम कौन बता सकता है? बताओ। ये प्रश्न आया कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? भाई जवाब दे रहा है। ऐसे ऐसे दोगे वहां जवाब? राजस्थान, हाँ, छत्तीसगढ़, फिर हाँ, उससे पहले आएगी ना पश्चिम बंगाल आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा, फिर मिजोरम आएगा। क्लियर है? मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती? मध्य प्रदेश के कितने संभागों से होकर गुजरती? 5। क्लियर है? ठीक है। कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती? 3 महाद्वीप से होकर गुजरती। कितने? 3 से ना। एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ क्या पड़ेगा? आप कर्क रेखा सीधा चमक रहा, तो इन जो जो देश अपनों ने कन्वर्ट करे ना, जो, तो वहां क्या पड़ेगा? ग्रीष्मकाल पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो कर्क रेखा सीधा चमक रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? अपने गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? ठंड हो जाएगी। क्लियर है? वापस किस ओर बढ़ रहा है? विषुवत रेखा। अब अपने यहाँ जो इस टाइम पे क्या वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती, कैसे होगी उसके बारे में 5 मिनट रुको, वो भी समझते हैं। इतना क्लियर है? 23 सितंबर को वापस क्या होगा? दिन रात बराबर हो जाएंगे, वापस विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा। ठीक है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होती है उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? उपसौर बोला जाता है। ठीक है? ये स्थिति कब होती है? 4 जुलाई के दिन होती है। कब होती है? 4 जुलाई के दिन होती है ना। इसको क्या बोला जाता है? उपसौर बोला जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है तो क्या बोला जाता है उसको? अपसौर बोला जाता है। कब होती है स्थिति? 3 जनवरी के दिन होते है। अब घर जाके कल पढ़ लेते, तो भी आंसर अपने आप उमड़ उमड़ के बाहर आते हैं ना। तो 3 जनवरी को है ना। उपसौर अपसौर को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? एप्साइड रेखा के नाम से। इसमें पढ़ा है तो आंसर आ रहे हैं, है ना? इतना क्लियर है? फोटो खींच लो इसका। तो वीडियो रोक रोक के बनाओगे? फोटो खींचने में क्या जा रहा है? कि आपने परेशानी है क्या कुछ, कि मोबाइल में स्पेस नहीं है? हाँ, तो बस फोटो खींचो जल्दी से इसका। क्लियर? खींच लिया? खींच लिया? अब बढ़ते हैं। अब देखो क्या, अरे यार तुम्हारा साबुन स्लो है मतलब। चलो चलो
खींच लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो, है ना, ये अपना इंडिया है, ये अपना भारत हो गया कि नहीं हो गया, है ना। यहाँ से कौन सी रेखा गुजर रही, यहाँ से गुजर रही अपनी, इमेजिन कर लेना, कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। 21 जून को क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, तो अपने यहाँ क्या होगा, ग्रीष्म का। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, हवा हमेशा कैसे चलती, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती, कैसे चलेगी, है ना, कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर से। जैसे मान लो एक पैसे वाला आदमी, एक गरीब आदमी है ना, तो गरीब आदमी क्या पैसे वाले आदमी को दान दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। जिसके पास पैसा होगा वही गरीब आदमी को दान देगा, तो इसके पास हवा की मात्रा ज्यादा है तभी तो ये दान दे पा रही, ऐसे समझ सकते हो। तो हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर से। अब जब जब हवा, हवा की क्या जो है नेचर होता है, जब उसको टेम्परेचर मिलता है, किसको, हवा को, जब हवा गर्म होगी तो कैसे ऊपर उठेगी, क्लियर है। अब देखो, अपने यहाँ जो है 21 जून की स्थिति, कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो भारत में क्या हुआ, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा, तो यहाँ की हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी, क्यों उठेगी, क्योंकि हवा की प्रकृति होती गर्म होकर ऊपर उठना, क्लियर है। यहाँ से मानसून के बारे में समझ रहे अपन, एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया, तो भारत का मानसून जब पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, कर्क रेखा गुजरती है, टेम्परेचर ज्यादा, समझ आ रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है, टेम्परेचर बढ़ गया, हवा कैसे गर्म होकर कैसे उड़े, ऊपर उठेगी, ठीक है, ये समझ आएगी। अब गर्म उठ के कहाँ जाएगी हवा, कहीं तो उतरेगी, तो अब समझो, जैसे ये हवा है ना, ये भारत वाला एरिया हो गया, यहाँ से कोई हवा उठी, है ना, हवा उठी तो कौन सा प्रेशर बन गया, यहाँ की हवा थी, टेम्परेचर से ऊपर उठा, लो प्रेशर बन गया, नहीं बन गया, बन गया। अब यहाँ से कर्क रेखा से हवा उठेगी अपनी, यहाँ से, अब ये थोड़ा समझने में एक दो बार और समझ लेंगे, टेंशन मतलब। यहाँ से हवा उठ गई अपनी, है ना, अब यहाँ से हवा उठी तो कहीं तो उतरेगी, ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर जाती जाइए, है ना। तो यहाँ से ये हवा उतरती आपकी कहाँ, विषुवत रेखा के आसपास, कहाँ उतरती, विषुवत रेखा के आसपास, ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा। यहाँ से हवा उठी तो कहाँ उतरी, यहाँ उतर गई, क्लियर है, ऐसे समझ, विषुवत रेखा के आसपास उतर गई, तो यहाँ बन गया लो प्रेशर। विषुवत रेखा पे कैसा बनेगा, पहले हवा थी और ज्यादा हवा गई तो हाई प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा, बन गया, तो यहाँ बन गया हाई प्रेशर बन गया। अब यहाँ हाई प्रेशर बन गया, यहाँ लो प्रेशर है, तो हवा की जो है प्रकृति होती कैसे होती, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल, तो हवा कैसे जाएगी वापस, हाई प्रेशर से वापस विषुवत रेखा से कैसे जाएगी, विषुवत रेखा से वापस कैसे जाएगी, कर्क रेखा की ओर आएगी, ठीक है। सर्कल बलरंग बन रहा है, पूरा गोला बन रहा है, यहाँ से हवा उठ रही, विषुवत रेखा पे उतर रही, विषुवत से उठ रही कहाँ, कर्क रेखा पे जा रही, ये सर्कल बन रहा है। इसको बोला जाता है फेरल सेल या हेडले सेल के नाम से जाना, किस नाम से, सेल माने साइकिल, ठीक है, इतना समझ लो, हेडले सेल, ये स्ट्रक्चर हो गई इसकी, ये समझ आया कि नहीं आया। अब देखो, यहाँ अपना भारत है ना, यहाँ कौन सा महासागर पड़ता है, हिंद महासागर पड़ता है, कौन सा पड़ता है। अब हवा यहाँ टेम्परेचर से, टेम्परेचर मिला ऊपर उठी, तो हवा की प्रकृति कैसी हुई, गर्म होगी, ठंडी हवा नीचे बैठती, गर्म हवा ऊपर उठती, इतना तो पता है। तो यहाँ से हवा उतरी तो कैसी प्रकृति की थी, गर्म प्रकृति की थी। यहाँ कौन सा महासागर पड़ता है अपना, हिंद महासागर। यहाँ दो हिंद महासागर के दो पार्ट, इस और अरब सागर, इस और कौन सा, बंगाल की खाड़ी, क्लियर है। अब हवा कैसे चल रही, विषुवत रेखा से वापस इससे कैसी ओर जा रही, कर्क रेखा की ओर जा रही, बीच में क्या पड़ रहा अपना, हिंद महासागर पड़ रहा, हवा गर्म थी, समुद्र के ऊपर से जाएगी तो वाष्प ग्रहण करेगी कि नहीं करेगी, वाष्प ग्रहण कर लेती तो हवा कैसी हो गई, आर्द्रता युक्त हो गई, कैसी हो गई, आर्द्रता युक्त हो गई। तो अब समझो, ये अपना भारत, हवा जैसे आ रही, जैसे यहाँ आई दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, दो भागों में। एक शाखा कौन से हो जाएगी अपनी, अरब सागर की शाखा हो जाएगी, अरब सागर है, यहाँ से जा रही तो कौन सी शाखा हो गई, अरब सागर की शाखा हो गई। और यहाँ से जाएगी तो कौन सी हो जाएगी, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, तो यहाँ पे कौन सी शाखा हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई, क्लियर है, इतना समझ में आया। हवा कैसी थी, आर्द्रता युक्त थी, है ना। अब यहाँ पे क्या पड़ता है अपना, केरल पड़ता ही नहीं पड़ता है, केरल सबसे पहले यहाँ आके टकराई। हवा की प्रकृति होती
जैसे ये पर्वत वाला वर्षा 3-4 टाइप की हो सकती है। एक होती है संगनी वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा, ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे टाइप होते हैं। ये वाले टाइप कौन से जो है अपनी संगनी वर्षा का टाइप हो जाएगा। पर्वत है, हवा आ रही, यहाँ आई, अब बीच में अवरोध आ गया कि नहीं आ गया, इसके पर्वत आ गया, अब हवा क्या करेगी, इसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगी। जब वायुमंडल पढ़ते हो तो ये पढ़ते हो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? प्रत्येक 165 मीटर की हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। कितना? 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ऊपर उठी, कैसी थी, आर्द्रता युक्त पवनें थी, टेम्परेचर कम हो रहा, वाष्प क्या हो गई, संघनित हो गई, और संघनित होकर उसने क्या बना ली, बादल बना ली। अब बादल इतना पानी झेल नहीं पाएंगे तो क्या करते हैं, यहाँ वर्षा करवा देते हैं। किस वाले इलाके में? ये बादल बन गया अपने, और यहाँ वर्षा करवा दी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ सबसे पहले मानसून कहाँ था अपना? केरल। किसी का यार मुस्कुरा दिया तो क्या हो गई, बारिश हो गई है ना, तो यहाँ पे पानी हो गया पानी गिर गया। तो पूछा जाए आपसे कि सबसे पहले भारत में मुख्य तट में कौन से मुख्य तट, ये अंडमान निकोबार है। सबसे पहले तो भारत यहाँ होती है वर्षा, है ना, क्योंकि ये इसका कंपैरिजन में यहाँ पड़ रहा पास। तो भारत में अगर ऐसे पूछे कि ओवरऑल भारत में कहाँ वर्षा होती है, सबसे पहले तो अंडमान निकोबार में हो जाएगी। अगर मुख्य भूमि में पूछे, मतलब द्वीपों को छोड़ दे, तो कहाँ हो जाएगी, केरल में होती। ये स्थिति बनती है अपने यहाँ कब, 1 जून को। तो भारत में मानसून कब आता है, 1 जून को आता है, ठीक। अब ये वाले कौन सी शाखा हो गई अपनी, बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई। तो यहाँ से वापस क्या होगा, मानसून एंटर करिए बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की शाखा भारत में पश्चिम बंगाल के आसपास से क्या करती, इंटर करती। कहाँ से? पश्चिम बंगाल, पहले बांग्लादेश फिर पश्चिम बंगाल, इस साइड से इंटर करती है, ठीक है, क्लियर है इतना। तो आपसे पूछा जाए कि जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा भारत में कहाँ से प्रवेश करती, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के आसपास से प्रवेश करती। और ये जो है सबसे पहले मानसून कहा था, अंडमान निकोबार, और अगर मुख्य भूमि में पूछे तो केरल के तट। इतनी सब चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले ये बताओ, समझ आ रहा कैसे क्या वर्षा हुई, कैसे हुई? विषुवत रेखा पे वो हुई, ठीक है। देखो सबसे ऐसे समझो, अब शब्दों में समझो, पूरा कहानी सुनते जाओ आंखें मीच के एकदम, है ना। सबसे पहले, अब तुम मीचने ही लग गए आंखें, है ना तो सबसे पहले क्या हुआ, 21 जून को अपना टेम्परेचर, जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होने लगा, जून के जैसे कब चमक रहा था सूर्य, 21 मार्च को विषुवत रेखा, 21 मार्च के बाद सूर्य का उत्तरायण होने लगा। अब जैसे उत्तरायण होने लगा तो अपने भारत वाले रीजन में टेम्परेचर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। हवा की प्रकृति होती है, हवा कैसे होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर मिलता है गर्म होकर ऊपर उठती। अब हवा यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठी और कहाँ उतर गई, विषुवत रेखा के आसपास आपकी उतर गई, ठीक है। अब विषुवत रेखा पे कैसा बन गया, हाई प्रेशर बन गया, और भारत में पूरा जोन कैसा बन गया, लो प्रेशर का जोन बन गया, क्लियर है इतना। अब हवा की प्रकृति होती कैसी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना होती। तो विषुवत रेखा पे हाई प्रेशर, भारत में लो प्रेशर, तो हवा कैसे आएगी, ठीक है, कैसे आएगी, विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर आएगी, जैसे ही भारत में आती। अब इसके बीच एक फोर्स और होता है कि जैसे पृथ्वी रोटेशन करती है ना, तो एक फोर्स पढ़ा हुआ आपने, कोरियोलिस फोर्स। कैसा कोरियोलिस फोर्स होता है, समझ रहे हैं आप, नहीं पढ़ा होता, ठीक। जैसे ये अपनी अर्थ, ये क्या कर रही, किस दिशा से किस दिशा की ओर रोटेशन कर रही है, ये फिर प्रश्न है, फिर यूं कर क्या हो गया, बोला करो, बोला किस दिशा में जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा कर रही है। कैसे कर रही है, तो इसका बीच वाले भाग का जो है क्या देखा था, व्यास ज्यादा देखा था, पोल्स पे कम देखा था। सूर्य में भी ऐसा ही देखा था कि बीच वाला भाग उसका तेजी से रोटेट करता है, पोल्स कम करते। अर्थ में भी वैसा ही, अर्थ में भी जो इसका बीच वाला पोर्शन है ये क्या करेगा, तेजी से रोटेशन करेगा, और पोल्स में क्या होगा, धीरे धीरे रोटेशन होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे रोटेशन होता है सबसे ज्यादा और पोल्स पे कम होता है। कितने जो है 600 ने कितने पढ़ा था अपनों ने, 1600 क्या पढ़ा था, 1610 के आसपास पढ़ा था ना, प्रति घंटे की स्पीड से अर्थ परिक्रमा करती, ठीक है, अपने अक्ष पर घूमती है, क्लियर, घूम रही है। तो एक बल यहाँ काम करता है, अब ये जो है तेजी से घूम रही, यहाँ भी हवाएं चल रही, ठीक है। तो हवाएं चलने के कारण क्या होता है, जो इस तेजी से रोटेट करने के कारण यहाँ से जो हवाएं आ रही इस ओर से, वो किस ओर मुड़ जाती, इस ओर मुड़ जाती। ये कौन सा हाथ हो गया, है ना, इधर देखो, ये कौन सा हाथ है, दायां है, ये कौन सा है, बायां। तो उत्तर जो है उधर से किस उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवा अपने किस ओर मुड़ जाएगी, कौन सा हाथ है, बाई ओर मुड़ जाएगी। किस ओर मुड़ जाएगी,
बाईं ओर मुड़ जाएगी। और जो है इस दक्षिणी गोलार्ध से ऊपर की ओर जाने वाली हवाएं कैसे होगी, किस ओर मुड़ जाएगी, अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, किसके कारण मुड़ेगी, जो अर्थ रोटेट कर रही है ना, उससे जो क्या हो रहा, विषुवत रेखा के आसपास तेजी से रोटेट करे, पोल्स के आसपास धीरे धीरे रोटेट करे, इससे एक फोर्स जनरेट होता है। किस, इसका नाम क्या है, कोरियोलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। कुछ भी नहीं, इस आदमी ने सबसे पहले इस बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम ही इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, किस नाम से, क्लियर है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो अब जैसे ये वाली कंडीशन कब होती, जब सूर्य कैसा चमक रहा हूं, विषुवत रेखा पे चमक रहा हो। ठीक है, जहां जहां सूर्य चमकेगा वहां वहां कैसे होगी, वहां से हवाएं चलने लग जाएगी, वहां कैसा होगा, लो प्रेशर होगा, तो वहां हवा भरने आएगी। ठीक है, अब ये वाली स्थिति 21 जून को कहां पड़ती, अपने यहाँ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो हवाएं आ रही है, तो हवाएं कैसे होगी, जैसे ही पार करेगी तो दाईं ओर मुड़ जाएगी, दाईं ओर मुड़ेगी तो भारत में प्रवेश करेगी। अब समझ आया है ना, कैसे, यहाँ से अब देखो, जहां जहां सूर्य होता है ना, वहां वहां स्थिति बनती। अब 21 जून को सूर्य कहां सीधा चमक रहा, कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा, तो जो नॉर्मल कंडीशन में विषुवत रेखा पे जो स्थिति बनती, वो अब कहां बन रही, कर्क रेखा पे बन रही। यहाँ कैसा प्रेशर बन गया, तो यहाँ पे हवाएं जैसे आएगी, तो अपनों ने क्या पढ़ा कि कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाएं अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाती, तो अपनी किस ओर मुड़ जाती, दाईं ओर मुड़ जाती। कैसे मुड़ जाती, दाईं ओर, ऐसे हवा रही तो ऐसे करके ऐसे मुड़ गई कि नहीं मुड़ गई, ये इस टाइप से, इस टाइप से आती, दाईं ओर मुड़ गई। ये भारत पड़ रहा, बीच में हिंद महासागर पड़ रहा, वहां से आर्द्रता इकट्ठी करी, क्या करा, दो भागों में डिवाइड हुई, फिर यहाँ टकराएगी तो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यहाँ से एक शाखा तो बंगाल की खाड़ी की ओर चली गई, एक शाखा कैसे आएगी, अरब सागर से। क्लियर है, फिर वर्षा करवा दी, ये सब समझ लिया अपनों ने, कैसे पर्वत के ऊपर चढ़ेगी और वर्षा करवा दी। अब समझ में आया, क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। ऐसे देखोगे तो मुझे लगेगा कि क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। ये बात है वो अब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लग गई मेरे से। अब पहले नॉर्मली तो आपको ऐसे सामान्य बोर्ड पे पढ़ाते, सर डायग्राम भी नहीं पढ़ाते, सर आते थे छापो छापो तो छाप लेते थे, तब कुछ नहीं। अब मैंने आया कि चलो तुम बोलते हो बोरिंग हो रहा, तो मैंने कहा चलो फोटो दिखा देते, तो फोटो दिखा दी। अब बोल रहे हो कि सर वो थोड़े है ना घूमने वाले लगाओ, पृथ्वी का अर्थ रोटेशन वाला पूरा इमोजी लगाओ, फिर थोड़े दिन बाद बोल दो कि सर मैं तो वीडियो बताओ, तो सब समय लगता ना इसमें एकदम। अब बेचारे यशवंत सर पीडीएफ टाइप करेंगे कि वीडियो बनाएंगे, है ना। इतना क्लियर है कि नहीं है, कैसे क्या आपको क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत ही आया, एक बार और समझे। देखो 21 जून को क्या होता, अब आराम से सुनना है ना, अब सारे कोरियोलिस बल वल सब क्लियर है आपके, अब है ना। 21 जून को क्या हो रहा, सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा, अपने यहाँ क्या बन रहा, भारत में लो प्रेशर बन रहा। लो प्रेशर क्यों बन रहा है, क्योंकि जैसे ही हवा की प्रकृति होती गर्म होकर ऊपर उठना, जो यहाँ की हवा थी वो गर्म होकर कैसे हो गई, ऊपर उठ गई, यहाँ से उठकर कहाँ गई, विषुवत रेखा के आसपास चली गई। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं है, विषुवत रेखा पर चली गई, तो विषुवत रेखा पे पहले से हवा थी और हवा आ गई तो हाई प्रेशर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। और कर्क रेखा पे कैसा था, लो प्रेशर था। हमारे जो है भारत और विषुवत रेखा के बीच में एक महासागर पड़ता है, हिंद महासागर, इतना तो पता है आपको, हिंद महासागर पड़ता है। जो हवा ऊपर उठ के नीचे वहां जो विषुवत रेखा कैसी प्रकृति की थी, गर्म प्रकृति की थी, यहाँ से आएगी हवा विषुवत रेखा से कैसे भारत की ओर आएगी, गर्म हवा थी, पानी के संपर्क में आ रही तो आर्द्रता ग्रहण कर लेगी, उसी आर्द्रता ग्रहण करने के कारण क्या है, भारत में वर्षा करवाएगी। अब जैसे ही भारत में आती, जो भारत के इस वाले इलाके से टकरा कर कैसे हवा कोरियोलिस बल के कारण कैसे होगी, अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। क्लियर है, यहाँ आई, यहाँ टकराई, एक शाखा तो इस ओर मुड़ गई, एक शाखा कैसे चलेगी, ऐसे ऊपर की ओर चलेगी। ये वाली शाखा कौन सी हो गई आपकी, अरब सागर की शाखा, ये वाली कौन सी हो गई, बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई। ठीक है, ये कहा केरल के तट पे सर्वप्रथम टकराई, तो 1 जून के आसपास कहाँ वर्षा करवा रही, केरल में करवा रही। इसके बाद फिर वहां पश्चिम बंगाल के आसपास से प्रवेश कर रही है और कहा पश्चिम बंगाल वगैरह पे वर्षा करवा रही। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब जो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कैसे होती, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अरब सागर की खाड़ी की शाखा से होती। कैसे होती, टेंशन मतलब जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और अच्छे समझेंगे, अभी थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो मेरे को वहां परेशानी थोड़ी कम आएगी। इतना क्लियर है। तो किससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत में, अरब सागर की शाखा से होती। क्लियर है। उसके बाद ये शाखा जा रही है ना इधर, तो ये करवाती है भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, कौन सा, जो 7 बहनें आपने पढ़ी होगी,
सिक्किम पड़ा होगा, सिक्किम उसमें शामिल नहीं है। असम पड़ा होगा, मिजोरम पड़ा होगा, मेघालय पड़ा होगा। आपने लूसेंट जैसे किताब में पढ़ा होगा, मेघालय की चेरापूंजी और मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना, पढ़ा था। तो अब क्या हो रहा कि जैसे मान लो ये अपना पूरा मैप बनाओगे, आधा ही बना दूं। देखो ये समझना, ये भारत का कौन सा इलाका है, मैं पूर्वोत्तर इलाका बना रहा हूँ भारत का, ठीक है। ये अपना सिक्किम हो गया, इधर सारी ये सिक्किम, ये अपना अरुणाचल, ये त्रिपुरा, ये मेघालय, ये पश्चिम बंगाल वाला इलाका। क्लियर है? समझ आ रहा है कैसा? पूरा मैप तो नहीं बनाऊं? क्लियर है? ये कौन सा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत का। क्लियर? अब यहाँ से कौन सी शाखा आ रही? बंगाल, इधर बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा आ रही। क्लियर? यहाँ पड़ेगा आपका कौन सा? मेघालय। यहाँ पड़ेगा आर्द्रता युक्त पवने थी। अब मेघालय की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ 3 पहाड़ियां पड़ती, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। कैसी पड़ती? गारो, खासी और जयंतिया। किस टाइप से फैली हुई? एक तो एक पहाड़ी यहाँ है, एक पहाड़ी यहाँ है और एक पहाड़ी यहाँ है ना, इस टाइप से, इस टाइप से फैली हुई है ना। तो अब क्या करते, जैसे हवा इसके अंदर प्रवेश कर गई, इसके अंदर घुस गई हवा, कैसे? ये इस टाइप की स्ट्रक्चर थी, यू आकर के ना, यहाँ एक पहाड़ी, यहाँ एक पहाड़ी, यहाँ एक पहाड़ी। अब क्या हुआ, हवा इसके अंदर घुस गई, तो हवा क्या होगी, सबसे पहले तो इन पहाड़ियों से टकरा कर ऊपर उठेगी, वर्षा करवाएगी, फिर वापस नीचे उतरेगी। अब जगह तो बची नहीं, आने जाने की साइड बची। एक तो उसके इंटर होने की, हवा आती जा रही है, चारों तरफ से पहाड़ियां हैं, कहीं निकलने की जगह नहीं मिल रही, वापस ऊपर उठेगी, पानी गिरेगी, वापस ऊपर उठेगी, पानी गिरेगी। ये क्रम चलता रहता है जब तक उनको पूरा, जब पानी वो नीचे नहीं गिरा देती तब तक। तो यहीं पे आपको 2 पहाड़ियां, 2 स्थान मिलेंगे। एक मिलेगा आपको कौन सा, और एक मिलेगा चेरापूंजी, है ना। क्लियर है कैसे वर्षा हो रही मासिनराम में? अब क्लियर है कि नहीं आपके? अगर आपसे कोई पूछ ले कि मासिनराम जो है अपना, वहां भारत में सर्वाधिक वर्षा होती, क्यों होती है? अब क्लियर है। तीनों पहाड़ियां कैसी, ऐसे यू आकार में फैली हुई है। अब जैसे हवा अंदर घुसती है तो उसको निकलने की जगह नहीं मिलती, इसलिए ऊपर चढ़ती, पानी गिराती, ऊपर चढ़ती, जब तक निचोड़ नहीं लेती। जैसे गन्ने की मशीन देखी हुई है आपने, गन्ने की जूस पीने गए हुए, जैसे गन्ना एक बार डालता है, फिर जूस निकाल लेता, फिर डालता है, तो जब तक वो पूरा जूस निकाल लेता तब तक उसमें डालते रहता। तो इसी टाइप से वर्षा होती रहती है, ठीक है। तो कहाँ होती है सर्वाधिक वर्षा? मासिनराम में होती। इतना क्लियर है? आया समझ में कि नहीं आया? 21 जून वाली कंडीशन क्लियर है? 23 सितंबर वाली, 21 जो अपनी मार्च वाली, 23 सितंबर वाली क्लियर है, 22 दिसंबर क्लियर है, कैसे दिन रात छोटे बड़े हो रहे, क्लियर है? क्लियर। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक आता है आपका, कौन सा? ताप कटिबंध। क्या आता है? ताप कटिबंध। टेम्परेचर के जो है ऊपर नीचे होने या टेम्परेचर के ज्यादा कम होने के कारण पूरी पृथ्वी को बहुत सारे कटिबंधों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। किस आधार पर? टेम्परेचर के बेसिस पर। ऐसे पूरी अर्थ को 7 कटिबंधों में डिवाइड किया गया। कितने? 7। सूर्य कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा में ही जो है ऊपर नीचे होता है। ये चीजें क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये अपनी पूरी क्या है, अर्थ। तापमान के आधार पर इसको क्या बटा गया? तापमान के आधार पर बहुत सारे कटिबंध में इसको डिवाइड किया गया। कितने कटिबंध? 7 कटिबंधों में डिवाइड किया गया। कितने? 7। अब फटाफट आंसर देना। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। कौन सी, कितने डिग्री एक स्थान से? ये कौन सी? ये कौन सी? ठीक है, क्लियर है इतना। फिर ये कौन सी? 66.5 डिग्री। और ये कौन से हो जाएंगे? ध्रुव हो जाएंगे। इसी टाइप से यहाँ कौन सी होगी, है ना। और ये अपना पोल्स हो गया, ठीक है, क्लियर है। ये कौन सी रेखा है? विषुवत। ये कौन सी? कर्क। और ये कौन सी? हाँ ये मकर है। और ये 66.5 डिग्री वाला एक और क्लियर है। और ये कौन सी होगी आपकी? आर्कटिक व्रत। और ये कौन सा हो गया? अंटार्कटिक व्रत है। क्लियर है इतना। अब आपको पता है कि जो है सूर्य कैसे, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा के ऊपर, इन्हीं 3 जो है यहीं पे ऊपर नीचे होता है। कभी वो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, कभी विषुवत रेखा पर, कभी मकर रेखा। इतना क्लियर। अब तो ये वाला रीजन है, इसको टेम्परेचर इन दूसरे की कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इस प्रकार की जो जलवायु, यहाँ जो है इन तीनों के बीच में कौन सा कटिबंध बनता है? यहाँ बनता है उष्ण कटिबंध। कौन सा? टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है
इसलिए क्या बोल देंगे उसको, उष्ण कटिबंध बोल देंगे। कैसा बोल देंगे, उष्ण कटिबंध, इसको बोल देंगे। क्लियर है, उष्ण कटिबंध क्यों बोल रहे हैं, क्लियर है, क्योंकि सूर्य इन्हीं के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, कंपैरिजन में ज्यादा होगा, उष्ण क्षेत्र होगा इसलिए। अब बात करते हैं किससे, अब जैसे ये जो है 23.5 से 66.5 डिग्री वाला क्षेत्र, ये कंपैरिजन में क्या करता है, कम टेम्परेचर प्राप्त करता है, ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोल देंगे, उपोष्ण कटिबंध बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, शीतोष्ण नहीं बोलेंगे, उपोष्ण बोलेंगे। रेखाएं थोड़ी ऊपर नीचे हो गई अपनी, देखते हैं ये कौन सा हो गया आपका, उपोष्ण कटिबंध। ये वाली डिग्री रेखा है आपकी 45.5 डिग्री, ठीक है, ये वाली भी कौन सी आपकी 45.5, न कि 66.5। इतना क्लियर है। 23.5 से 45 डिग्री के मध्य के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाएगा, उष्ण से थोड़ा ऊपर वाला उपोष्ण। कैसा, उपोष्ण। तो ये कौन सा हो गया, उपोष्ण कटिबंध। क्लियर है कि नहीं, उपोष्ण क्यों बोल रहे हैं, इससे कंपैरिजन में कम टेम्परेचर प्राप्त कर रहा है, तो क्या उष्ण का छोटा भाई उपोष्ण हो गया, ठीक है। इसी टाइप की कंडीशन नीचे भी बनेगी, यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, ये भी उपोष्ण कटिबंध हो जाए। क्लियर है। अब पढ़ते होंगे मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, पढ़ते हो तो क्लियर है, उष्ण कटिबंधी क्यों बोलते हैं ये क्लियर, इस वाला क्षेत्र। अब देखो ये होगी अपनी उपोष्ण कटिबंधी, है ना, उपोष्ण मतलब उपोष्ण कटिबंधी जलवायु क्यों पढ़ते हैं, 23.5 डिग्री मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरी, इससे अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश का ऊपर की ओर पड़ता है, इसलिए ओवरऑल अगर देखोगे तो अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आ रहा, मध्य प्रदेश में उपोष्ण के अंतर्गत आ रहा, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी, उपोष्ण कटिबंधी हो गई, इस कटिबंध के अंदर पड़ रही तो उपोष्ण कटिबंधी। और मानसून तो अपनों ने समझे ही, कैसे वर्षा हो रही है अपने मानसून से हो रही, इसीलिए मध्य प्रदेश की जलवायु कैसे होगी, उपोष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु हो गई। इसी टाइप से भारत की जलवायु भी कैसे हो जाएगी, उपोष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु की। क्यों हो जाएगी, क्योंकि भारत का अधिकांश क्षेत्र ऊपर की ओर पड़ेगा, नीचे तो वही दक्षिण भारत वाला रीजन आ गया, अधिकांश क्षेत्र कर्क रेखा के ऊपर की ओर पड़ेगा। कौन से कटिबंध में आ रहा, उपोष्ण कटिबंध में आ रहा, इसलिए कैसी हो जाएगी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधी। और वर्षा कैसे हो रही, मानसून से हो रही, ठीक है, तो कैसे होगी, उपोष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु। अगर आपसे कोई पूछ ले आगे जाके कि भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु, ये बोल दे कि उपोष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु क्यों है भारत की, तो आप बताने में सक्षम हो कि क्यों है, क्यों है। अधिकांश उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, 23.5 डिग्री से 45.5 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, ध्रुवों पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, कम होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे कौन सा कटिबंध हो गया आपका, शीत कटिबंध। टेम्परेचर कम मतलब शीत कटिबंध, यहाँ भी क्या है, शीत कटिबंध हो जाएगा। क्लियर है। ध्रुवों पे कौन सा कटिबंध, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य कौन सा कटिबंध होगा, तो आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, शीत कटिबंध होगा। कौन सा कटिबंध होगा, आज थोड़ा भारी लग रहा है क्या समझने में, वैसे तो जितना ये ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा टिपिकल चीज यही होती है, जैसे भारत में मानसून कैसे इंटर हो रहा, ये कटिबंध कैसे डिवाइड करे, अगर ये समझ लिए तो आधी ऊपर ज्योग्राफी तो यही खत्म हो जाएगी। जैसे आपने ऋतुओं का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, ऋतु कहीं से भी पूछ ले आप बताने में सक्षम होगे नहीं आपके कैसे ऋतु परिवर्तन हो रहा अपने यहाँ कैसे क्या, तो इसी टाइप से ये समझ गए ना तो आधी ज्योग्राफी यही खत्म हो जाएगी आपकी। 23.5 डिग्री 45 डिग्री के मध्य का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री का मध्य, यहां से क्या उठाया अपनों ने, उष्ण, यहां से शीत उठाया, तो यहाँ 45.5 से 66.5 डिग्री के मध्य आपको देखने को मिलेगी शीतोष्ण कटिबंधी जलवायु। कौन सी मिलेगी, शीत और उष्ण, कौन सी, क्लियर है। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब ये तो आपकी ज्योग्राफी में कम आता है, अगर किसी की ऑप्शनल हो ज्योग्राफी, है ना, तो पूरे विश्व को ऐसे 15 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, कितने,
15 जलवायु प्रदेश होंगे। तो जो यूरोप वाला रीजन देखोगे आप, इटली वगैरह, वो सभी इसी कटिबंध के अंतर्गत आते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। इसके अंदर भी अलग अलग डिवाइडेशन देखने को मिलते हैं, पर अपने इतना काम का है नहीं, अपने आता ही नहीं, तो क्या मतलब इतना अंदर घुस के। तो ये कटिबंध क्लियर है। कितने कटिबंध हो रहे? 7 हो रहे कि नहीं हो रहे? किस आधार पे बांटा गया? तापमान के आधार पर बांटा गया। इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है? एक फोटो खींच लो इसका। आपको जो पीडीएफ दी है ना, उसमें कटिबंध दो है ना दिए हुए हैं, वहां से पढ़ना, नोट्स बनाओ तो ये डायग्राम बना देना वहां। बढ़िया राइटिंग में लिखूं क्या? समझ जाओगे? नहीं तो ऐसे अच्छी राइटिंग है मेरी। नहीं, ये यहाँ राइटिंग नहीं आ रही, पर अच्छी राइटिंग है मेरी कंपैरिजन में। यहाँ तो मैं स्पीड से लिख रहा हूँ ना, इसलिए। तो हमारे मेंस में लिखना ही पड़ता है ना यार। क्लियर है? कटिबंध समझ में आएगी नहीं आए? क्लियर है? अब एक चीज पढ़ते होगे, आपकी ध्रुवों पर क्या देखने को मिलता है आपको? 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात देखने को मिलती। अब वो कैसे होती ये समझ ले, है ना। उसके बाद आप छुट्टी आपकी, है ना। वैसे आप भारी आज थक गए होंगे, क्यों? भारी भारी कॉन्सेप्ट तो समझा दिया सर ने। वैसे अपना 9 चौपन ही हो रहा है, 1 चौपन ही हो रहा है अभी तो। उनकी 2 बजे बस रही थी, आज भारी टॉपिक समझाया तो पहले उठ के भाग गई हो। बस वो एक दिन बोल रही थी 2 बजे है मेरी बस। मेरी बात सुनो, ये पूरा समझ में आएगा नहीं आपको? ऐसे कानों में खुसर फुसर नहीं करनी। जब पढ़ा रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, तो क्या यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता ज्यादा है? पुराना याद है आपको सब? पूछो उसमें से। क्यों नहीं पूछना? आप इतने यहाँ गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया मैंने। पूछू? चलो छोड़ो, ये समझो पहले तो है। मिल रहा है ना फल मेरे को, टाइम से टाइम सर पेमेंट कर रहे हैं, और क्या। फल मिल रहा है मेरे को, ठीक है। आप फीस दे रहे हो सर को, सर बराबर टाइम पे मेरे को पेमेंट कर रहे हैं, फल तो मिल ही रहा है। अब मेरा एक ही मतलब कोशिश है पूरी कि आपको पूरी चीजें समझ में आए, ताकि दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे और आप में कुछ तो फर्क रहे, कि आप किसी वेल क्वालिफाइड टीचर से पढ़ रहे हो, है ना। जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा हुआ है। बहुत अंदर घुस के भी ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूँ मैं आपको, पर आपके काम का है नहीं इतना। क्लियर है इतना? तो ये वाला कौन सा 23 सितंबर वाला डेट हो गया, ये कौन सा 22 दिसंबर। क्लियर है? अब देखो क्या पढ़ा अपनों ने, ध्रुवों पर क्या होता है? 6 महीने का तो दिन और 6 महीने की रातें होती। जब अपनों ने पृथ्वी पढ़ी थी, कल वाला डायग्राम याद करो, तिरछी रेखाएं कैसे पड़ रही है, समझ में आया था नहीं आया था? आ गया था। अब देखो ये वाला रीजन है, इधर कौन सा ध्रुव पड़ रहा अपना? उत्तरी। ये कौन सा पड़ रहा? ये भी उत्तरी। ये कौन सा? दक्षिणी। तो अभी जैसे 21 मार्च से 21 जून की ओर सूर्य आ रहा है, तो उसकी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही नहीं पड़ रही? तो इसी तिरछी पड़ने के कारण इन दोनों के मध्य आपको देखने को मिलेगा कि जो उत्तरी ध्रुव, कौन सा? उत्तरी ध्रुव, वहां क्या देखने को मिलेगा? 6 महीने का दिन देखने को मिलेगा। कैसे? 21 मार्च से 21 जून के मध्य देखने को मिलेगा। ठीक है? क्लियर है? ठीक है। इन दोनों के मध्य क्या देखने को मिलेगा? अब 6 महीने ऐसे नहीं कि 6 महीने लगातार ही दिन, 3-3 महीने का रहता है कॉन्सेप्ट। यहाँ से 3 महीने यहाँ के, 3 महीने यहाँ के, है ना। फिर 3 महीने 3 महीने का डिफरेंस आ रहा है ना। ये बताओ पहले, समझ में आया 3 महीने का डिफरेंस कैसे? 21 सितंबर 21 दिसंबर के मध्य कितने महीने का डिफरेंस है? मोटा मोटी 3 महीने का है कि नहीं? एक आध दिन ऊपर नीचे तो चलता है। यहाँ से यहाँ के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 महीने। ये वाला कौन सा ध्रुव पड़ रहा है अपना? नीचे वाला याद रखना, उत्तरी ध्रुव। कौन सा? नहीं, वैसे तो ये याद रखना, ये वाली कंडीशन कहाँ बन रही है अपनी? उत्तरी ध्रुव में बन रही, और ऊपर वाली कंडीशन आपकी कहाँ बन रही? दक्षिणी ध्रुव में पड़ रही। इतना क्लियर है? भाड़ा भीड़ ज्यादा होगी, साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये 3-3 महीने वाला क्लियर है? अब समझो, इसको मैं हटा रहा हूँ, है ना। ये 3 महीने है ना, ये किसकी कंडीशन बन रही है अपनी? उत्तरी ध्रुव की बन रही। यहाँ देखो, यहाँ से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी तो उत्तरी ध्रुव की ओर लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। फिर यहाँ से धीरे धीरे सितंबर तक लाइट पड़ेगी नहीं पड़ेगी?
तो यहाँ क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पे इस वाले दौरान उत्तरी ध्रुव पे क्या होता है, दिन होता है। कितने महीने का, 6 महीने का, दोनों को मिला के 6 महीने का। इसकी उल्टी कंडीशन क्या होगी, दक्षिण ध्रुव पे होगी कि नहीं होगी, वहां लाइट कम रीजन में कम पड़ेगी, तो इसलिए उत्तरी ध्रुव में क्या होगा इस टाइम पे, इस वाली कंडीशन के दौरान, तो ये अपना दक्षिणी ध्रुव उस पे क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव, ये वाली कंडीशन उत्तरी ध्रुव की, ये दक्षिणी ध्रुव। ऐसा मुंह बना होगा तो मुझे ऐसा लगता समझ नहीं आ रहा है ना, तो ये समझ आया कि नहीं आया, ये वाली कंडीशन उत्तरी ध्रुव की, ये वाली कंडीशन दक्षिणी ध्रुव की, यहाँ 3 महीने, यहाँ 3 महीने, 6 महीने, 6 महीने क्या होगा उत्तरी ध्रुव पे दिन होगा, और इसी की उल्टी कंडीशन क्या होगी, दक्षिणी ध्रुव पे होगी, तो दक्षिणी ध्रुव पे क्या होगा, 6 महीने की रात होगी। 3 महीने, ये 3 महीने, 6 महीने, ठीक है। तो जैसे इससे इस ओर जाने लग जाएगा, 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा। अब सूर्य कैसे मकर रेखा की ओर जा रहा है, मकर रेखा की ओर जा रहा है, तो अब किसकी रेखाएं कैसे पड़ रही, तिरछी किस ओर पड़ रही, मकर रेखा की ओर पड़ रही, तो फिर ये यहाँ पे दिन होना स्टार्ट हो जाता है, कहाँ, दक्षिणी, फिर वहां 6 महीने। क्लियर है कैसे क्या हो रही है, ये क्लियर है। एक और इमेज में समझो आप, तिरछी विरछी क्या होता है सर, समझ ही नहीं आ रहा हमारे, तो सिर के ऊपर जा रहा है। क्लियर है, एक स्थिति यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना। अब मान लो कि ये कौन सी स्थिति है, ये वाली कौन सी है, 21 मार्च की स्थिति है ना। अब यहाँ से 21 जून की तो सूर्य की किरण ऐसे पड़ रही, तिरछी कैसे पड़ रही, ऐसे पड़ रही, इसको बोल रहा था मैं बार बार तिरछी पढ़ना है ना। तो इस वाले गोलार्ध पे क्या हुआ इन दोनों कंडीशनों में, ठीक है, इन तीनों में क्या होगा, इन तीनों को अगर मिलान करोगे तो 6 महीने का क्या होगा, दिन होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें किस पे, दक्षिणी गोलार्ध पे, तो इसकी उलट स्थिति होगी कि नहीं होगी, होगी। तो यहाँ क्या होगा, ठीक है। इसके बाद वापस का ये अपनी स्थिति आ गई कौन सी, 23 सितंबर की। कैसे बढ़ रहा है सूर्य, मकर रेखा की ओर बढ़ रहा है, तो इसकी किरणें तिरछी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तिरछी कैसे, मकर रेखा पे पड़ेगी, तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो फिर यहाँ 6 महीने का दिन होगा, और ये इसकी उल्टी कंडीशन क्या हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध पे हो जाएगी। ध्रुव पे कौन रहेगा, टेम्परेचर पे, ठीक है, ठीक है। अरे यार मतलब क्लियर है कि नहीं है। तो वहां अपनों ने शोध केंद्र वगैरह स्थापित कर रखे हैं, इस टाइप से जा तो सकते हैं ना अपन वहां, ये तो पृथ्वी। एक ऐसी क्लास में एक दिन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो एक बच्चा आके बोले मेरे से कि सर एक बात बताओ, ये अपनी पृथ्वी है ना, गोल है, ठीक है। अब मान लो पृथ्वी पे यहाँ कोई आदमी रह रहा है ना, तो यहाँ जाके तो पृथ्वी खत्म हो रही है ना, देखने में ऐसी लगा पृथ्वी खत्म हो रही, तो सर ये आदमी चलता 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 यहाँ वाले पॉइंट पे आ गया, है ना, तो इसके आगे जैसे यहाँ तक आ गया, अब इसके आगे देख रहा तो पृथ्वी तो खत्म हो रही तो ये नीचे क्यों नहीं गिरता, तो क्यों नहीं तो क्यों नहीं गिरता, क्यों नहीं गिरता, देखो पृथ्वी कैसी, अरे गुरुत्वाकर्षण कुछ नहीं, पृथ्वी गोल है बस, तो अब यहाँ से जाएगा तो उसके तो आगे वापस आया तो क्या सरफेस नीचे थोड़ी गिरेगा। अगर ऐसी कंडीशन होती तो कितना बड़ा टूरिज्म पॉइंट होता हो कि यहाँ जा रहे हैं ना, पृथ्वी खत्म हो रही एकदम, तो ऐसे बच्चे भी आते हैं बहुत सारे है ना, तो ऐसा मन में तो नहीं आ रहा था, तुम्हारे तो नहीं आ रहा था ऐसा प्रश्न, नहीं आ रहा था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं ना वही सोच सकते हैं ऐसे। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, एक प्रश्न बताओ कि हम पृथ्वी के ऊपर रहते कि अंदर रहते हैं, पृथ्वी के सरफेस के ऊपर रहते कि अंदर रहते अपन पृथ्वी के, अरे मान लो ये है ना, तो है ना, तो अपन यहाँ रहते हैं कि यहाँ इसके अंदर रहते हैं, ऊपर रहते हैं ना, सरफेस के ऊपर रहते हैं, सरफेस को भूपर्पट्टी बोला जाता है। तो क्लियर है। तो ऐसे भी बच्चों के मन में डाउट आते हैं जो कि सर हम ऊपर रहते कि अंदर रहते हैं। अब मेरी बात सुनो, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, भूभाग, समुद्र भी ऊपर है, तो पानी ढुलता क्यों नहीं फिर ये अब यहाँ मान लो यहाँ पानी भरा जैसे, अरे एक मिनट है ना, मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।